आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर एस चंद्रा, आर्थो सर्जन, छिबरामऊ, कन्नौज। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर मतलब जिसका दूसरा नाम पेरिआर्थराइटिक शोल्डर या फिर एक नाम और होता है एडेसिव कैप्सुलाइटिस। आखिर होता क्या फ्रोजन शोल्डर? फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि मरीज कहता है कि कंधे में दर्द है, ठीक है, और कंधे में दर्द के साथ साथ कभी कभी इसमें स्टिफनेस आ जाती है, और स्टिफनेस के साथ साथ कभी कभी मूवमेंट जो है ना वो भी रेस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, मूवमेंट भी लॉस हो जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। इससे मरीज को काफ़ी कपड़े पहनने में दिक्कत होती है, बाल बनाने में दिक्कत होती है, हाथ उठाने में, जैसे कोई किचन में कोई सामान उतारने की कोशिश कर रहा तो हाथ नहीं उठता है, शर्ट की बटन लगाए तो बटन लगाने में दिक्कत होती है। तो मोस्टली इसकी पहचान होती है कि कोहनी से नीचे इसका दर्द नहीं, गर्दन से शोल्डर और आर्म तक ही इसका दर्द रहता है। और मोस्टली 40 से 60 ईयर की एज में ये होता है, और ख़ास तौर पे फीमेल्स में, और जिन्हें डायबिटीज़ होती है उनको तो निश्चित तौर पे फ्रोजन शोल्डर होना ही होता है। अब कुछ चीज़ें और एडिशनल होती हैं, जो हाइपर लिपिड प्रोफाइल अगर डिस्फंक्शन है या फिर थायराइड डिस्फंक्शन है तो भी फ्रोजन शोल्डर जो है ना अक्सर लोगों को हो जाता है। और जानेंगे कि इसकी वजह क्या है। वजह मोस्टली होता है कि जो हमारे शोल्डर को रोटेट करते हैं, जिन्हें रोटेटर कफ मसल्स यानी रोटेटर जो कफ मांसपेशियाँ होती हैं उनमें जब कोई दिक्कत आती है तभी फ्रोजन शोल्डर जैसी बीमारी जो है ना वो उत्पन्न होती है, ठीक है। तो हम जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी मसल्स हैं इसमें। जैसे हम इसकी बात करें तो ये स्कैपुला है और ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। तो इसमें ये स्पाइन स्कैपुला के ठीक ऊपर से सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स निकलते हैं, और सुप्रा स्पाइनेटस मसल जो है ना ये यहाँ पे अटैच होके और ये शोल्डर जॉइंट में हमें एबडक्शन का काम कराते हैं, मतलब बाहर ले जाने का, ठीक। इसी तरह नीचे इंफ्रा स्पाइनेटस और टेरिस माइनर ये मसल्स क्या करते हैं कि जो हाथ है हमारा उसको एक्सटर्नल इस तरीके से रोटेशन में, ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन जो होता है इस तरीके से रोटेशन में हेल्प करते हैं। और चौथा जो मसल होता है, चौथी मांसपेशी होती है जिसको सब स्कैपुलरिस जो यहाँ अटैच होता है, वो जो हमारे हाथ को है ना अंदर से इंटरनल माने अंदर की तरफ रोटेशन में मदद करता है। कुल मिला के जो रोटेटर जो कफ्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो 4 होती हैं, सुप्रा स्पाइनेटर, इंफ्रा स्पाइनेटर, टेरिस माइनर, सब स्कैपुलरिस, ठीक है। किसी भी वजह से जब इन मसल्स में टियर होती है माने इंजरी होती है, और इंजरी होने के बाद अगर कोई व्यक्ति ठीक से इलाज नहीं कराता है तो धीरे धीरे वो आर्थराइटिस चेंज होकर फ्रोजन शोल्डर का रूप ले लेते हैं। और रोटेटर कफ इंजरी मोस्टली अगर कोई कंधे के बल गिर जाता है या फिर कोई एक्सरसाइज करके बहुत ही ओवर यूज़ कर लेता है कंधे का, ठीक है, तो इंजरी हो जाती है। या फिर वेट लिफ्टिंग में कोई बहुत भारी वजन उठाता है तो हो जाता है, या फिर कोई स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेता है, या फिर कोई टेनिस का प्लेयर या बैडमिंटन का प्लेयर जो जर्क के साथ काफ़ी वर्क करता है तो भी रोटेटर कफ की इंजरी हो जाती है। या फिर कोई स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेता है, ठीक है। या फिर जैसे जैसे एज बढ़ती, एज के साथ में डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं और शोल्डर फ्रोजन शोल्डर जैसी दिक्कत पैदा हो जाती है। अब कुछ और भी दिक्कतें जैसे इम्पिंजमेंट सिंड्रोम होता है, जिसमें एक्रोमियन जो प्रोसेस होता है जब वो बढ़ जाता है तो वो रोटेटर कफ को प्रेशर देके उसको इंजरी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, तो भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। और इसी इम्पिंजमेंट सिंड्रोम में सब एक्रोमियन जो वर्षा है ना उसमें स्वेलिंग की वजह से भी पेन डेवलप हो जाता है और वो फ्रोजन शोल्डर का रूप ले लेता है। अब अगर हम स्टेजेस की बात करें तो स्टेजेस में
फ्रोजन शोल्डर में सबसे पहली स्टेज होती है फ्रीजिंग स्टेज। ये 1.5 से 9 महीने तक की होती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को शुरुआत में केवल दर्द होता है, पेन होता है, बाकी मूवमेंट में कोई फ़र्क नहीं होता। फिर दूसरी स्टेज जो आती है वो फ्रोजन स्टेज होती है, जो 2 से 5 महीने तक रहती है। और इसमें क्या होता है कि पेन तो थोड़ा कम होता है, लेकिन मूवमेंट पूरी तरह लगभग पूरा रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और स्टिफनेस हो जाती है। फिर लास्ट में थाविंग स्टेज होती है। थाविंग स्टेज जो है वो रिलैक्सिंग स्टेज जिसमें 5 महीने से 2 साल तक की होती है। इसमें जो पेन है लगभग नॉर्मल हो जाता है और लगभग मूवमेंट और स्टिफनेस भी नॉर्मल हो जाता है। कभी कभी पेशेंट पूरी तरह सही भी हो जाता है। आप कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम किसी भी बीमारी का बहुत अच्छा इलाज करें, उससे अच्छी बात है कि हम उस बीमारी को होने ना दें। प्रिवेंशन मतलब बचाव। तो कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं? एक तो ये है कि जब हम कहीं बैठें, सिटिंग पोस्चर हमारा बिल्कुल राइट होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि किसी तरह का कोई कंधे पे स्ट्रेस ना हो। दूसरा, अगर हम करवट लेते हैं तो करवट लेने में हम तकिया का इस्तेमाल करें या किसी कपड़े का इस्तेमाल कर लें या फिर कंबल वगैरह लगा लें, ताकि हमारे कंधे पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस होगा तो कहीं ना कहीं रोटेटर कफ टियर होगा। एक्सरसाइज करते रहें और हैवी वेट, बहुत भारी वजन न उठाएं। थायराइड या लिपिड प्रोफाइल अगर डिसफंक्शन है तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करें, ठीक है। और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ पूरी तरह कंट्रोल होनी चाहिए, ठीक है। तो डायबिटीज़ कंट्रोल एक बहुत जरूरी चीज़ होती है। फिर अंत में कैसे, क्या उसकी डायग्नोसिस होती है, क्या इन्वेस्टिगेशन, कैसे इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्लिनिकली अगर हम देखेंगे कि जो पेशेंट है तो उसके जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। ना तो इधर होगा ना इधर, हाथ ऐसे उठाने में, पीछे करने में दिक्कत होगी। एक तो क्लिनिकली ये। दूसरा ये होते हैं किस रोटेटर कफ में कितनी इंजरी है, इस चीज़ के लिए, या फिर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम में कुछ स्पेशल टेस्ट भी होते हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे। दूसरा, हम एक्सरे कराएंगे तो कुछ आर्थराइटिक चेंजेस भी मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएं तो अल्ट्रासाउंड में हमें ये पता लगता है कि कोई भी रोटेटर कफ कितना टियर है, ठीक है। लेकिन इसकी एक्यूरेसी 80% होती है। तो अगर बिल्कुल परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो वो है एमआरआई में मुझे 98% एक्यूरेसी मिलती है। 98% हम बिल्कुल सटीक डायग्नोसिस को पहुंचते हैं कि कौन सा मसल कितना इंजर्ड है, ठीक है। उसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट शेड्यूल को बनाते हैं कि अगर किसी पेशेंट को पार्शियल टियर है तो पार्शियल टियर रोटेटर कफ में जब है तो हम क्या करेंगे, उनको हम एक फिजियोथेरेपी सिखाते हैं। फिजियोथेरेपी में मोस्टली हम शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, शोल्डर का रेंज मतलब है कि पहले छोटा गोला बनाया, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, धीरे धीरे रेंज बढ़ाते हैं। इसको बोलते हैं शोल्डर रेंज ऑफ मोशन। और प्लस मेडिसिन देते हैं। लेकिन अगर किसी रोटेटर कफ का कंप्लीट टियर एमआरआई में आता है तो पहले ओपन सर्जरी हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में ओपन सर्जरी का बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में आर्थोस्कोपिक माने आर्थोस्कोप दूरबीन विधि से माने आर्थोस्कोपिक रिकंस्ट्रक्शन जो है इन रोटेटर कफ मसल्स का हम करते हैं। इनके रिजल्ट ही बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, मूवमेंट आसानी से आ जाता है और सिंड्रोम जैसी चीज़ें वो भी चले जाते हैं। और सब एक्रोमियन वर्षा जो है ना, उसकी जो स्वेलिंग वगैरह है उसमें भी उसको भी रिपेयर किया जा सकता है। कुल मिला के आज की तारीख में आर्थोस्कोपिक रिकंस्ट्रक्शन जो है ना, कंप्लीट टियर पे सबसे अच्छा इलाज माना जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और कोई क्वेरी करनी हो तो 930594
फिर ये 20 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।